मैं डीजी भटकर, पीजीटी इतिहास, जवाहर नवोदय विद्यालय बुलढाणा, कक्षा 10वी, विषय नागरिक शास्त्र। अध्याय 2, संघवाद। हमने अध्याय 1 में सत्ता साझेदारी के रूपों का वर्णन किया है। अभी सत्ता साझेदारी के आम रूप, जिसे हम संघवाद कहते हैं, अभी संघवाद किस प्रकार महत्वपूर्ण है विश्व में, शासन करना इतना आसान नहीं है। हमने इसके पहले बेल्जियम का शासन और श्रीलंका का शासन तुलनात्मक देखा। बेल्जियम की समझदारी हमने उसके बारे में पढ़ा, और साझेदारी सभी को साथ लेकर चलना, और श्रीलंका की बहुसंख्यकवाद, अल्पसंख्यकों को साथ अवहेलना करना और संविधान में स्थान नहीं, वो भी देखा। अभी इस अध्याय में हम संघवाद का महत्व, संघवाद की आवश्यकता, संघवाद की विशेषता और संघवाद साझेदारी का आम रूप कैसा है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अलग अलग इलाकों का साथ रहना और साथ चलना संभव हो पाता है वो संघवाद से। संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीति का विश्लेषण किया जाएगा। भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर की चर्चा करेंगे, और भारत में संघवाद की आवश्यकता क्यों है, और आधुनिक लोकतंत्र में संघवाद के बिना, साझेदारी के बिना संघवाद नहीं, और संघवाद के बिना लोकतंत्र सक्सेस नहीं है। वो कैसा है, ये लोकतंत्र की ट्रेन में हम संघवाद का महत्व के बारे में जानकारी लेते हैं। अभी सबसे पहले संघवाद क्या है, आपको बताया है कि संघवाद यानी कि सबका साथ सबका विकास, विविध जाति के, विविध धर्म के, विविध रीति रिवाज के, विविध कल्चर के, प्रांत के, क्षेत्र के लोग को साथ लेकर चलना और राष्ट्र का विकास करना और सभी का विकास। तो अभी इसमें बेल्जियम में संघीय शासन प्रणाली जैसा हमने देखा, और बेल्जियम की वहाँ की समझदारी और वहाँ के समरूप समाज, सभी को साथ लेकर चलकर अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, भाषिकवाद, इनको साथ लेकर बेल्जियम में शासन किया। बेल्जियम में जैसा शासन प्रणाली, समरूप समाज तीनों स्तर पर है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार। तो उसी प्रकार से संघीय शासन प्रणाली बेल्जियम में है। तो श्रीलंका में एकात्मक शासन प्रणाली है। इसका अर्थ यह है एक ही धर्म का, एक ही भाषा का संविधान पर वर्चस्व है, और सिंहाली लोग बहुसंख्यकवादी है, और तमिल लोगों के साथ वो अन्याय करते हैं। अभी सबसे पहले हम देखते हैं संघीय शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली में क्या अंतर है। बेल्जियम और श्रीलंका का अंतर इसके पहले ही आपको मैंने पहले लेसन में पढ़ाया।
वो समझ में आने के बाद ही आपको समझ में आया होगा। 1993 में बेल्जियम में कुछ बदलाव हुए, संवैधानिक प्रांतीय बदलाव, अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकार और केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं रही, स्वतंत्र अपना अपना अधिकार क्षेत्र उसमें है। बेल्जियम ने एकात्मक शासन प्रणाली की जगह संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई, तो श्रीलंका ने संघात्मक शासन प्रणाली की जगह एकात्मक शासन प्रणाली अपनाई। इसलिए आज भी श्रीलंका में आतंकवाद, उग्रवाद, हिंसकवाद या दोनों के बीच में टकराव है। इलम सरकार की वो मांगनी कर रहे हैं और आज भी श्रीलंका में शांति नहीं है। बेल्जियम, स्पेन, जर्मनी, भारत, इन देशों में आज भी शांति है। विशाल क्षेत्र होने के बावजूद भी बेल्जियम तो एक जर्मनी के बेल्जियम की तुलना एक हरियाणा के, महाराष्ट्र के, भारत के प्रांतों के साथ होती है। श्रीलंका भी भारत के प्रांतों के अनुसार ही छोटा सा एक देश है, लेकिन इन छोटे छोटे देशों में, राष्ट्रों में वाद विवाद चल रहे हैं। भारत तो विशाल देश है, तो इसमें संघीय शासन कैसा चलता होगा इसका भी आपको अनुमान आएगा, या उसके बारे में हम सोचेंगे कि शासन, संघवाद में शासन करना, संघीय शासन प्रणाली शासित करना इतना आसान तरीका नहीं है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसके विभिन्न अनुशंसिक इकाइयों के बीच बांटी जाती है। संघीय में 2 स्तर होते हैं और भी तीसरा स्तर भी होता है, जिसे स्थानीय लेवल का शासन बोला जाता है। भारत में 3 स्तर है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि विश्व का ये मानचित्र है। यूरोप में बेल्जियम नाम का छोटा सा देश है, ब्रिटेन के दक्षिण के तरफ, दक्षिण पूर्व के तरफ, और श्रीलंका भारत का दक्षिण साइड में छोटा सा देश है। ये मानचित्र में आप देखिए। अभी हम देखते हैं संघीय शासन व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। संघीय व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है और ये लगभग हर साल सीबीएसई में प्रश्न पूछा जाता है। सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है, यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। इसी प्रकार की 2 या अधिक स्तर वाली संघीय शासन व्यवस्था की पहली और महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि अलग अलग स्तर की सरकारें यहाँ पर होती है और नागरिक समूहों पर वो शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूल करने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। इस वजह से कानून और अधिकार अपना अपना देने की वजह से संघीय सरकार में सभी को साथ लेकर चलती है, किस पर अन्याय नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है, मौलिक अधिकारों के बदलाव में संविधान में जो बदलाव करना है, मौलिक अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है, और जिसके बारे में बदलाव करना है कि दोनों स्तरों की सहमति, और सहमति के सिवाय बदलाव नहीं होता है। ये संविधान में स्पष्ट वर्णित किया गया है। चौथी विशेषता इस प्रकार है कि संघीय शासन व्यवस्था में अदालतों की निर्णायक भूमिका होती है। संविधान के मौलिक प्रावधान है और इसमें कोई बदलाव करना है या विभिन्न स्तरों के सरकार के अधिकारों की व्याख्या करना है या विभिन्न स्तर के सरकार के बीच अधिकारों के विवाद है, उसको सुलझाना है,
तो सर्वोच्च न्यायालय की निर्णायक और अंतिम भूमिका होती है। ये स्वतंत्र और निपक्षपाती न्यायालय है, उसका निर्णय अंतिम होता है। पांचवी विशेषता इस प्रकार है, और हम देखते हैं हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी की सुरक्षा इस पर दी जाती है। अधिकार है स्तर पर उसकी गारंटी की सुरक्षा। छठी विशेषता इस प्रकार है, राजस्व के स्रोत विभिन्न स्वायत्ता वित्तीय स्वायत्ता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकार के लिए राजस्व के अलग अलग स्तर स्रोत निर्धारित है, और जिस वजह से स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये एक दूसरे को सहायता मिलती है। राजस्व के स्रोत के बारे में स्थानीय सरकार को सहायता मिलती है, राज्य सरकार को केंद्र से सहायता मिलती है, और साथ लेकर चलने की स्थिति यहाँ पर मजबूत होती है। सातवां और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस शासन व्यवस्था में दोहरे उद्देश्य है, और देश की एकता सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखना, इस संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दोनों चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारें के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए, और इसका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में मानेंगे, और आदर्श संघीय व्यवस्था में दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। तो ये संघीय शासन व्यवस्था की ये महत्वपूर्ण विशेषता है, साथ रहना, साथ चलना और सभी का विकास, ये एक महत्वपूर्ण है, जिस वजह से किसी प्रकार का अस्थिरता या हिंसक या स्थिति नहीं होता है। विविध जाति के, धर्म के, नस्ल के, रीति रिवाज के, भारत के निवासी, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक है, लेकिन हम एक है, ये संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता हम देखते हैं। अभी हम देखते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था में भारत का 1947 का जो नक्शा है, और उसके बाद आज का की भाषिक स्थिति के बारे में, या प्रांत पहले कैसे थे, कितने कम थे, अभी प्रांतों की संख्या बढ़ गई, भाषिक प्रांत बढ़ गए। 1947 का भारत और 2013 का भारत, आपके पास अगर पुराना किताब होगा तो 2006 का भारत, ये दोनों मानचित्र को आप गौर कीजिए। और भारत में संघीय शासन व्यवस्था कैसी चलती है, इस पर हम थोड़ी नज़र डालते हैं। भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, इसके राज्य भी यूरोपीय राष्ट्र के जैसे राज्य बने हुए हैं। जर्मनी, रूस की जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या वाला प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश है। महाराष्ट्र जर्मन के क्षेत्र जैसा है, हरियाणा बेल्जियम के जैसा है, और हमारे पास उसके देश है तो हमारे पास राज्य है। और इसने विशाल देश पर शासन करना, संघीय शासन व्यवस्था चलाना, ये कोई आसान तरीका नहीं है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था कैसी चलती है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकार यहाँ पर बंटवारा किया गया है। संघीय व्यवस्था में विधायी अधिकार दिए गए हैं, इसके विषय अलग अलग हैं।
संघ सूची, जिसे हम केंद्र सूची बोलते हैं, संघ सूची भी बोलते हैं, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 भागों में इसका विभाजित किया गया है। अभी संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं और इस की नीतियाँ के बारे में, इस पर विचार विमर्श करने के बारे में, इसके सूची में वर्णित विषयों के बारे में, कानून बनाने के बारे में पूरे अधिकार केंद्र को दिया जाता है। राज्य सूची के अधिकार, राज्य सूची में आते हैं विषय पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय ये राज्य सूची में आते हैं और इस पर ये महत्वपूर्ण विषय है राज्य के लिए भी, और राज्य सूची में वर्णित विषय और इस पर भी कानून या इसके बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकता है और इस पर अपना जो कुछ है शासन, सख्ती से शासन करने का पूरा अपना अपना अधिकार क्षेत्र इसके द्वारा मिलता है। ये विषय राज्य सूची के। समवर्ती सूची, केंद्र सरकार, संघ सूची और राज्य सूची, राज्य सरकार दोनों का समान अधिकार होता है। सामूहिक अधिकार की सूची जिसे हम बोलते हैं समवर्ती सूची, जिसमें शिक्षा है, वन है, मजदूर है, मजदूर संघ है, विवाह है, वोट लेना है और उत्तराधिकार जैसे विषय है जो केंद्र के साथ राज्य सरकार की साझी दिलचस्पी आती है और कानून बनाने का अधिकार भी केंद्र और राज्य दोनों का ही है। इसे हम समवर्ती सूची, आपको ये कोई भी सूची का नाम देकर, जैसा कि विदेशी मामले कौन से सूची में आते हैं, पुलिस विषय, पुलिस जो व्यवस्था है वो कौन से सूची में आती है, या व्यापार कौन से सूची में आता है, ये आपको पूछा जाएगा। समवर्ती सूची में कौन से विषय आते हैं, इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ राज्य सूचियों को विशेष अधिकार प्राप्त हुई है। इसके पहले हम देखते हैं कि जो केंद्र सूची, राज्य सूची है, समवर्ती सूची संविधान निर्माण करने वाले सतर्क थे, जो आगे चलकर कुछ नए विषय बनेंगे, जैसा सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, कंप्यूटर है, ईमेल है, फैक्स है, टेलेक्स है, ये विषय किस में जाएंगे। तो उस समय संविधानकर्ता वाले ने ये विषय केंद्र सूची के लिए रखे हैं। अभी कुछ राज्यों को विशेष अधिकार प्राप्त है, सभी राज्य समान अधिकार नहीं है। इसमें हम एक राज्य की बात करते हैं, जैसा जम्मू कश्मीर 370 कलम से और राज्य का स्वतंत्र ऐसा संविधान है और विशेष अधिकार दिए गए हैं जिसका संविधान है, और इस राज्य में संविधान सभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधान को लागू नहीं किया जाता है। अभी ये 370 का कलम हटा दिया है मोदी सरकार ने, और लद्दाख और जम्मू कश्मीर का जो भाग है, ये जम्मू और लद्दाख ये 2 प्रांतों के रूप में रखे है। और अभी यहाँ पर 370 और कलम 35 कलम को हटाकर जो उम्मीद थी वो उम्मीद भारतीयों की और पाकिस्तान का बार बार संघर्ष था कश्मीर की वजह से, वो पूरा करने का कार्य यहाँ पर किया है। अभी विशेष अधिकार राज्यों को दिए जाते थे, वो भी अभी हमारे पास इसमें परिवर्तन आया है। अकेले संसद संविधान में बदलाव नहीं ला कर सकती है। अगर संविधान में बदलाव करना है, संशोधन करना है, कुछ परिस्थिति के अनुसार चलना है, जैसा से ये बदलाव किया है, 370 कलम हटाया है,
तो 2/3 संसद का जनमत लेकर, चुनाव लेकर, वोटिंग लेकर ही, संसद का बहुमत से ही हम ये बदलाव कर सकते हैं। और ये बहुमत लेकर 370 का कलम हटाकर बहुत सारा परिवर्तन लाया है। इसमें संघीय शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका न्यायपालिका की होती है और न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्षपाती अधिकार दिए हैं। कुछ इसमें केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके अंतर्गत मैंने पहले ही बताया, जम्मू और का लद्दाख ये केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। पहले ही 7 बने थे। दिल्ली है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, दीव दमन नगर हवेली है, पांडिचेरी है। इसके प्रकार इधर इन क्षेत्रों में राज्यों वाले अधिकार नहीं है और केंद्र के अधिकार चलते हैं। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार प्राप्त है और दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से ही आपको राष्ट्रपति को भी हटाना है या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना है या भ्रष्टाचार पर कुछ आरोप लगाना है और सिद्ध करना है, कुछ बात है, या संसद में परिवर्तन लाना है या कुछ नियम बनाना है, तो इसे ज़रूरी है 2/3 बहुमत से ही मंजूर किया जाता है। संवैधानिक प्रावधानों और कानून के क्रियान्वयन को देखरेख न्यायपालिका करती है और न्यायपालिका के अंतिम निर्णय वो हमारे देश के लिए, संविधान के लिए लागू होता है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका का है। संघीय व्यवस्था कैसी चलती है, संवैधानिक प्रावधानों पर भर कर होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का श्रेय लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। 1848 में दास का ये पॉइंट इसका नहीं है। अभी हम देखते हैं कि भाषीय राज्य, भाषीय राज्य से लेकर, जैसा हमने पहले ही मानचित्र देखा है, 1947 का मानचित्र देखिए और 2013 या 2006 का मानचित्र में बहुत सारे भाषीय आधार पर पहले हमारे पास संविधान निर्माते या शासक राजनीतिज्ञ भाषीय राज्य पर देश का विभाजन नहीं होना चाहिए उस पर शासित थे और जिसमें देश का विघटन होगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत सारे राज्य भाषिक है, चाहे बिहार है, चाहे गुजरात है, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे तमिलनाडु है, चाहे नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है या असम है, अरुणाचल है, सिक्किम है, गोवा है। बहुत सारे क्षेत्रों में, राज्यों में अपनी राज्य की भाषा है। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक के लिए पहले और एक कठिन परीक्षा थी और इन कठिन परीक्षा को 1947 में पास किया गया। आगे चलकर भाषिक यात्रा पर भी, भाषिक राज्य पर भी बहुत सारे विवाद थे। सन 2006 में तक अगर आप मानचित्र 13 तक मानचित्र देखते हैं, 2006 और 13 तक का, तो बहुत सारे पहले संयुक्त जो प्रांत थे वो निकल गए हैं। अभी छोटे छोटे प्रांत आपको मानचित्र पर दिखेंगे। आप मानचित्र का अवलोकन कीजिए। और हमारे संविधानकर्ताओं ने हिंदी भाषा को राजभाषा माना गया। हमारे देश में राष्ट्रभाषा कोई भाषा नहीं है।
राजभाषा माना है। 40% ये भाषा हिंदी बोलने वाले हैं। हिंदी के अलावा 21 भाषा अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, यानी कि 22 भाषा हमारे पास अनुसूचित भाषा संविधान में लिखित दर्ज किया गया है। और हमारी भाषा नीति, आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है कि भारत की भाषा नीति बताइए, तो भारत की भाषा नीति लचीला रुख अपनाया है। संविधान बनाने वाले सतर्क थे भाषा से लेकर उत्तर भारत और दक्षिण भारत वाद न हो जाए। तमिलनाडु आंध्र वर्सेस उत्तर भारत, क्योंकि बहुत सारे दक्षिण भारत के तमिलनाडु के लोग चाहते थे कि हमारी भाषा अंग्रेजी हो जाए। संविधान में भी 1965 तक अंग्रेजी भाषा ही सरकारी भाषा के रूप में रहेगी, लेकिन अभी भी ये सरकारी भाषा के रूप में वो भाषा चल रही है, उसको भी अनुमति दी है। भाषा नीति का इस प्रकार का रुख लचीला है। संविधान के अनुसार 1965 में अंग्रेजी भाषा सरकारी भाषा, कामकाज की भाषा बदलनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की थी और उग्र आंदोलन भी किया था, जिस वजह से अभी ये प्रयोग जारी रखा है। अंग्रेजी भाषा हमारी कामकाज में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा साथ साथ रखी है। अंग्रेजों को राजकीय कामों के प्रयोग में अनुमति देकर सुलझाया गया है, विवाद को सुलझाया गया है कि अनुमति दोनों को दे दी है, ठीक है, आप जो चाहते हैं वो। यानी सतर्क थे, जागरूक थे और भाषा का एक लचीला रुख। श्रीलंका जैसी हमारी स्थिति न हो जाए, बेल्जियम जैसी हमारी स्थिति बने, आदर्श शासन और आदर्श राज्य बने, उसके प्रयास में, और हमारे देश जनवासी कोई भी भूखा न रहे, किसी प्रकार का वाद विवाद न हो जाए, उसके लिए ये स्थिति अपनाई। भाषा की अनुसूचित, भारत की अनुसूचित भाषाएं में ये लगभग, इसमें 22 भाषा आती है, और जो 22 भाषा में हिंदी से लेकर है, हिंदी के अलावा 21 है। आसामिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, काश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। पिछले साल हमारे पास इस भाषा से लेकर राष्ट्रीय एकात्मता के लिए और लगभग हमारे नवोदय विद्यालय के सभी छात्रों ने, सभी शिक्षकों ने हर भाषा में आपको परिचय दिखलाया। जैसा तेलुगु में बोलना है तो नमस्कारम, जैसा गुजराती में बोलना है केम छो, या हर कोई भाषा में ये परिचय दिलवाया। और बच्चों को ये भाषा, हमारे पास विविध भाषिक, विविध धार्मिक, विविध रीति रिवाज, विविध कल्चर के लोग होने के बावजूद भी किस प्रकार हम एक हैं। केंद्र राज्य सरकार संगठन के बारे में हमने देखा ये बंटवारा कैसा होता है, ये कार्टून से आप अनुमान लगा सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार जैसा 1990 तक केंद्र में एक ही सरकार थी जो कांग्रेस की, लेकिन 1990 के बाद हमारे देश में और विश्व में भी गठबंधन की सरकार आई और अपने अपने क्षेत्र के लोग, अपने अपने पक्ष के लोग, दल के लोग, रीति रिवाज के लोगों ने, बहुत सारे राजनीतिक दल, बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली हमारे है, और इसमें सभी दल मिलकर आघाड़ी सरकार
गठबंधन सरकार, जनतांत्रिक सरकार बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी के कालखंड में भी लगभग 17 दलों की सरकार थी, जिसे हम गठबंधन सरकार बोलते हैं। एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां या दल द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार तो गठबंधन सरकार में ऐसा अनुमान लगता था बहुत मुश्किलें होगी, वाद विवाद होगा, देश का विघटन होगा, लेकिन सभी का साथ, सभी का विकास। अगर किसी पर अन्याय होता है, अल्पसंख्यक है, अल्पभाषिक है, अल्पधार्मिक है, अल्प लोगों को न्याय दिलाने के लिए गठबंधन की सरकार एक अच्छी कार्य कर रही है। 1990 से कार्य चल रहा है। आज भी हमारे पास राज्य में लगभग 3 पक्ष या 4 पक्ष की सरकार चल रही है। अभी महाराष्ट्र में 4 पक्ष या 3 पक्ष की सरकार कौन सी है, बता सकते हैं आप लोग भी? राष्ट्रवादी कांग्रेस या शिवसेना कभी भी आपस में नहीं मिली थी, या कांग्रेस मिलकर शासन कर रही है, और अन्य भी दल, अपक्ष दल इसमें शामिल है। तो इस प्रकार गठबंधन सरकार, और ये सरकार लोगों को कभी कभी विश्वास दिलाती है कि भाई ये टूट जाएगी, लेकिन विश्वास दिला रही है कि ये शासन चला रही है। और इसके पहले भी ऐसी साझेदारी सरकार हमारे पास चली है, जिसे हम साझेदारी, सत्ता में साझेदारी, और साझेदारी के लिए ही ये चित्र दिया है। समता, ममता, जयललिता, जो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, और सभी को साथ पर लेकर शासन नहीं चलेगा, लेकिन वो 5 साल चला पाया। गठबंधन सरकार भी मजबूत होती है। अभी हम इस अध्याय का लास्ट का और आखिरी पॉइंट देखते हैं, भारत में विकेंद्रीकरण। सबसे पहले भारत का एक विशाल देश है, और विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? तो विकेंद्रीकरण की जो स्थिति है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने स्थानीय सरकार को अपना अधिकार दिया है, तीसरे स्तर को दिया गया है। फलस्वरूप इस तीनों सरकार को संघीय ढांचा आमने सामने आया है, और इसे ही हम विकेंद्रीकरण करते हैं कि जब केंद्र सरकार राज्य सरकार की शक्तियाँ से लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है, तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि बिजली एक जगह पर केंद्रीकृत किया जाता है, उसे ग्रिड कहते हैं, और उस बिजली को विविध गांवों में दिया जाता है तो विकेंद्रीकृत ग्रिड कहा जाता है। यानी एक तरफ पैसा इकट्ठा किया जाता है और वो पैसा डिवाइडेड किया जाता है। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार ये स्थानीय सरकार को भी सहायता करते हैं, जिसे भारत का विकेंद्रीकरण शासन लोकतंत्र का आत्मा कहा जाता है। यहाँ पर लोग सीधे सीखते हैं, सीधे लोगों की भागीदारी है। स्थानीय स्तर में लोगों की सीधी भागीदारी, स्थानीय स्तर जिसे लोकल लेवल का शासन लॉर्ड रिपन के कालखंड में इसको ज़्यादा महत्व दिया गया था, और भारतीयों के गले का ताईत बनकर वो चला गया। स्थानीय लेवल लोगों का शासन, और बलवंत राय मेहता की ने कमेटी बनाकर ये विकेंद्रीकरण की जो पंचायत राज की जो स्थिति है, उस स्थिति को और भी मजबूती लाया है और शासन शुरू कर दिया भारत में। सन 1992 से 1992 में तीसरे ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाए स्थानीय लोकल लेवल के शासन को, और उनको ऐसी कौन से अधिकार दिए हैं, ऐसे कौन से सरकार ने कदम उठाए हैं, जिसके बारे में हम देखते हैं तो पता चलता है कि सबसे पहले चुनाव में नियमित रूप से चुनाव होंगे। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से और
करवाना है और संवैधानिक बाध्यता है। दूसरी बात यह है, यहाँ पर सीटें आरक्षित होगी, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जमाती है और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें का आरक्षण वो हर पद के लिए, सरपंच के लिए या बड़े से बड़े होते मेयर के लिए, नगर पालिका के नगराध्यक्ष के लिए कौन से स्थान पर के लिए आरक्षित सीट रखी जाती है, पदों के अनुसार आरक्षण रखा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें एक ही है कि जो अधिकार कदम उठाया है सरकार ने, तो 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। महिलाओं का भागीदारी होना जरूरी था और महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षित, आज भी महिलाओं के 50% आरक्षण के लिए विधेयक पड़ा है। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था का गठन किया है और इसमें राज्य में पंचायत और नगर पालिका के चुनाव नियमित करवाने के लिए चुनाव आयोग का नामक स्वतंत्र संस्था का गठन, और चुनाव नियमित हो गया और स्वतंत्र चुनाव आयोग रहेगा। पांचवी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार को राजस्व का हिस्सा स्थानीय स्तर को देना पड़ता है और राज्य सरकार स्थानीय सरकार को राजस्व का हिस्सा देती है। तो ये भारत में विकेंद्रीकरण की स्थिति मजबूत हो गई है और जिस प्रकार गांव में जो शासन चलता है, जिसे हम ग्राम पंचायत, गढ़ ग्राम पंचायत, गढ़ ग्राम पंचायत में सरपंच होता है और बाकी एक अध्यक्ष होता है, बाकी सदस्य होते हैं। वार्डों में से इसका चुनाव होता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इसका चुनाव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग, 18 साल के ऊपर के आयु के ऊपर के लोग करते हैं। ये पूरे पंचायत के लिए फैसले लेने की संस्था है। पंचायतों का कामकाज ग्राम सभा से चलता है, देखरेख चलती है और उसमें रिकॉर्ड भी होता है। उसमें सचिव होता है, वो सचिव ग्राम सेवक होता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं और इसमें ग्राम पंचायत का बजट पास करना है और उसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है और ये बैठक होती है और उसका बजट भी पास होता है। स्थानीय शासन का दायरा जिला स्तर का है। पंचायतों को मिलकर पंचायत समिति बनती है, का गठन होता है। यहाँ पर मंडल या प्रखंड स्तरीय विभाग होते हैं, इसमें चुनाव होता है। जिले की सभी पंचायत समिति मिलकर जिला परिषद बनती है, इसका भी अध्यक्ष होता है और इसका भी चुनाव होता है। उसे जिले के लोकसभा और विधानसभा के लिए भी चुने हुए संसद और विधायक तथा जिला के स्तर पर संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी स्तर पर होते हैं, रूप से होते हैं। इस प्रकार स्थानीय शासन संस्थाएं शहरों में भी काम करती है, नगरों में भी काम करती है, गांव में भी गठन होता काम करती है। नगर पालिका, नगर निगम, महानगर पालिका या नगर निगम पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। स्थानीय सरकार को नई शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र, दुनिया के लोकतंत्र अब सबसे अच्छा है और लोकतंत्र का एक आत्मा या भागीदारी होती है। लगभग पंचायतों के लिए करीब नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, ग्राम पंचायत 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या अपने आप में दुनिया के कई देशों की तुलना की आबादी की बराबर है। यानी भारत के लोग राजनीतिज्ञ में या लीडर में या भागीदारी में और संघर्ष करने में पीछे नहीं है, मैच्योर्ड है। इसे पता चलता है। इसमें महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ हमारे लोकतंत्र की आवाज़ और भी मजबूत हुई है। और इसके साथ और भी बहुत परेशानी है। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप होते हैं, लेकिन लोग बड़े उत्साह से हिस्सा
हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठक में नियमित रूप से नहीं होती है। अधिकांश राज्यों में स्थानीय सरकार को पर्याप्त अधिकार नहीं दिया है। इस प्रकार स्वशासन की आदर्श स्थिति की काफ़ी दूर है। यह आदर्श स्थिति बना रहे और संघीय शासन व्यवस्था में इसी प्रकार की विशेषता है। विद्यार्थी मित्रों, आपको अध्यापन समझ में आया होगा और कुछ समस्या है तो मेरे साथ गूगल ऐप पर बात कीजिएगा। मूल्यांकन के लिए आपको प्रश्न दिए है। गठबंधन का अभिप्राय बताओ। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज के भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग बंद होना चाहिए। विदेशी मामले कौन से सूची में आते हैं? कृषि और सिंचाई कौन से सूची में आते हैं? कौन सी शासन व्यवस्था एक स्तर की होती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखकर भेजना है। आपके लिए लगभग ये 4 मार्क का या 5 मार्क का प्रश्न आएगा। गृह कार्य के लिए संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता को बताइए। इसके लगभग आपके 7 पॉइंट मैंने दिए गए हैं, वो 7 पॉइंट का आपको वर्णन करना है और ये 2-3 पेज में लिखना है। विद्यार्थी मित्रों, अध्यापन कैसा लगा बताइएगा। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, नहीं समझ में आए तो मेरे साथ डायरेक्ट बात कीजिए। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय बुल्ढाना के प्राचार्य श्री आर कसर सर, इनका आभारी हूँ और आप भी पढ़ाई कीजिए और इसे लिंक में देखिए। कुछ समस्या है तो बताइए, कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे साथ बात कीजिए। धन्यवाद।